अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th जो न्यू फिजिक्स आई है 2026 में, ये उसका चैप्टर नंबर 10 है, यानी कि पहला ही चैप्टर है और उसके इंशाल्लाह जितने भी न्यूमेरिकल हैं इस पूरी वीडियो में कवर करेंगे। इस चैनल पर मैथ की भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, आप उनको भी देखें, इंशाल्लाह वो भी समझ आएंगी। और इन न्यूमेरिकल्स का जो टाइम कोड है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। जो न्यूमेरिकल आप देखना चाह रहे हैं आप डायरेक्टली वो देख सकते हैं और कमेंट लाजमी करके जाइएगा देखने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है 10.1। इसमें वो कहता है अ मेटल रोड ऑफ लेंथ 1 मीटर एक्सपैंड बाय 0.02 मीटर। कि एक मेटल की रोड है जिसकी लेंथ 1 मीटर है। तो मान ले वो ये मेटल की रोड है तो इसकी लेंथ उसने बताई है 1 मीटर है, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी 1 मीटर, ये उन्होंने बताई हुई है। अब एक्सपैंड बाय 0.02 मीटर मतलब कि जब हमने इसे गर्म किया तो इसकी लेंथ में इजाफा हुआ। कितनी लेंथ इंक्रीज हुई 0.02। तो इसी रोड को जब मैंने गर्म किया तो इसकी लेंथ में जो इंक्रीमेंट हुआ वो इतना इतना था, इतनी इसकी लेंथ इंक्रीज होगी। तो ये जो इंक्रीज है ना, ये कितना था, ये 0.02 मीटर, इतना इसमें इंक्रीमेंट था लेंथ में। आगे वो कहता है व्हेन हीटेड फ्रॉम 20 सेल्सियस टू 120 सेल्सियस, कि हमने इसे कितना गर्म किया 20 सेल्सियस से लेकर 120 सेल्सियस तक। मतलब शुरू में जो टेम्परेचर था जब इसकी लेंथ 1 मीटर थी उस वक्त इसका टेम्परेचर था 20 सेल्सियस, और जब इसकी लेंथ इंक्रीज होगी तो तब इसका टेम्परेचर कितना था 120 सेल्सियस। तो आपने पूरा 100 सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज किया तो फिर इसकी लेंथ में इतना इजाफा हुआ। लिखा हुआ है कैलकुलेट इट्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। आपने इसके लीनियर एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है। तो जो जो डाटा दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ उन्होंने मुझे दी थी इसकी लेंथ थी, तो वो मैंने लिख ली एल। इसको आप एल ओ भी लिख सकते हो, छोटा सा लिखते हैं, इसका मतलब होता है ओरिजिनल लेंथ, जितनी स्टार्टिंग पर थी, इनिशियल लेंथ भी कहते हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया था कि लेंथ में इंक्रीज कितना हुआ 0.02 मीटर। तो ये जो लेंथ में इंक्रीज है या चेंज होता है इसे डेल एल से लिखते हैं और वो 0.02 मीटर है। फर्दर अगर देखें तो उन्होंने हमें टेम्परेचर दिया था 20 सेल्सियस के, शुरू में टेम्परेचर 20 सेल्सियस था, उससे मैंने T1 कह दिया। उसके बाद टेम्परेचर हो गया इसका 120 सेल्सियस, उसे हमने T2 कह दिया। आगे चलते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन करना है। तो यहाँ पे फाइंड की हेडिंग दे देते हैं। अब बातें हैं सोल्यूशन की तरफ। अब सोल्यूशन पे आने से पहले एक काम ये कर लें कि ये जो टेम्परेचर आपको दिया हुआ है ये सेल्सियस में, इसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर लें। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं, केल्विन में अगर आप नहीं भी कन्वर्ट करते फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा वो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन आमतौर पे हम सेल्सियस को केल्विन में ही कन्वर्ट करते हैं क्योंकि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है। तो उसके लिए क्या करना होता है, 20 के अंदर हमने ऐड करना होता है 273। तो इसको ऐड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 293 केल्विन। इसमें भी 273 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 393 केल्विन। तो केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने इसका लीनियर कोएफिशिएंट फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर है कि करना क्या बेसिकली हमने। तो अल्फा बराबर होता है, ये आपने थर्मल एक्सपेंशन वाले टॉपिक में ही पढ़ा हुआ है। अल्फा मतलब कि लीनियर कोएफिशिएंट बराबर होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर। अब इस फॉर्मूले का यूज करके ये फाइंड करेंगे। पहले देख ले फॉर्मूले के अंदर जो चीजें मौजूद हैं वो सारी हैं हमारे पास। तो अगर बात की जाए चेंज इन टेम्परेचर की, वो तो नहीं है, टेम्परेचर मौजूद है लेकिन चेंज नहीं है ना। डेल टी कैसे आएगा, इन दोनों को माइनस करके आएगा। और डेल एल चले वो भी हमारे पास है। और नीचे क्या था, ओरिजिनल लेंथ था, तो वो ओरिजिनल लेंथ भी है हमारे पास। सिर्फ क्या नहीं है, चेंज इन टेम्परेचर नहीं है। तो उसको पहले फाइंड कर लेते हैं। अब चेंज इन टेम्परेचर कैसे आता है, आप दोनों टेम्परेचर को माइनस कर दें तो T2 माइनस T1 कर दें। T2 हमारे पास जो था वो 393 था, 393 माइनस T1 था 293। तो जब इनको आप माइनस करेंगे तो फाइनल आपके पास आ जाएगा 100। अब आपने ये जो टेम्परेचर था ये केल्विन में था, तो इनको माइनस करके जो चेंज इन टेम्परेचर आया वो भी किस में आएगा, केल्विन में आएगा। तो यहाँ पे आप केल्विन लिख लें। अब मैं एक चीज जो आपको पहले कह रहा था कि इसको आप ना भी बदले ना तब भी आंसर ठीक आएगा। जब चेंज इन टेम्परेचर हम करते हैं ना, तब केल्विन में हो या सेल्सियस में हो आंसर सेम ही आता है। जैसे कि अगर आप इसे ना बदलते केल्विन में, ये सेल्सियस में रहता, तो देखो 120 में से 20 को माइनस करते तब भी क्या बचता, 100 ही बचता।
लेकिन हमने केल्विन में कन्वर्ट करके माइनस किया तब भी क्या बचा, 100 ही बचा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता जब आपने चेंज मालूम करना हो, ठीक है। जब माइनस करना हो फिर केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, और आने वाले सवालों में मैं नहीं करूंगा, मैं सेल्सियस में ही रहने दूंगा। और एक और चीज, आप इसको यूं भी लिख सकते हो 100 सेल्सियस, क्योंकि चेंज करके जवाब सेम ही आता है, चाहे केल्विन में हो चाहे सेल्सियस में हो। तो 100 केल्विन लिख लो या 100 सेल्सियस लिख लो, बात एक ही है। चले हम केल्विन में ही रहने देते हैं, ये चीज आ गई। अब इस फॉर्मूले में जो जो चाहिए था वो सब मौजूद है। अब मैं इसको पुट कर देता हूँ फॉर्मूले के अंदर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाउ। अब इस फॉर्मूले को लिखते हैं कि जो कोएफिशिएंट है वो बराबर होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर। वैल्यूज पुट करते हैं। चेंज इन लेंथ, लेंथ में जो चेंज था वो 0.02 था, तो यहाँ पर आएगा 0.02 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर थी, और चेंज इन टेम्परेचर अभी हमने निकाला 100 आया था, तो यहाँ पे आप 100 लिख दें। इन सबको सोल्व कर लें, सिंपल सा है। तो ये 0.02 100 मल्टीप्लाई 100 ही आ जाएगा, तो नीचे 100 ही बचेगा। तो जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर आपके पास आएगा 0.0002, ये आएगा। कोएफिशिएंट का जो यूनिट होता है हमारे पास वो होता है पर केल्विन, अगर आपने टेम्परेचर केल्विन में लिया। अगर केल्विन में नहीं है तो सेल्सियस में भी चल जाता है, केल्विन के अलावा इसे हम यूं भी लिख सकते हैं पर सेल्सियस, ठीक है। इस तरीके से पर सेल्सियस ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि आपको बता दिया कि चेंज आके चेंज में टेम्परेचर सेम ही होता है, चाहे केल्विन में लें या सेल्सियस में ले, तो इसलिए कोएफिशिएंट में भी आप केल्विन भी यूज कर सकते हो और सेल्सियस भी यूज कर सकते हो। अब इसको आप साइंटिफिक में लिख लें, जवाब आपका साइंटिफिक में है, तो उसके लिए पॉइंट को फर्स्ट वैल्यू के पीछे लेके आना पड़ता है। तो कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 2 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, आगे कोई वैल्यू नहीं है तो 0 लगा दें, फिर मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी रकमें छोड़ी पॉइंट ने, पहली दूसरी तीसरी चौथी, 4 रकमें छोड़ी है तो 10 की पावर 4 आ जाएगा। आगे इसका आ गया यूनिट पर केल्विन, ठीक है। सेल्सियस लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं, मैं केल्विन में रहने देता हूँ। नहीं जी, आपका आंसर आ गया। फाइनली कोएफिशिएंट फाइंड करना था, आपने कर लिया। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। पहला न्यूमेरिकल था, सिंपल न्यूमेरिकल था, कहीं पे इशू हो तो कमेंट लाजमी करें, ना हो तब भी कमेंट कर दिया करें। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। सेकंड न्यूमेरिकल, इसमें लिखा हुआ है अ कंटेनर होल्ड 1 लीटर ऑफ वाटर एट 20 सेल्सियस। ये कंटेनर है, उसके अंदर कितना पानी है, 1 लीटर पानी है। तो बेसिकली लीटर जो होता है ना वो वॉल्यूम का यूनिट है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये कंटेनर में जो पानी है वो 1 लीटर, तो मतलब पानी का ये वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम कितना आ गया इसका, 1 लीटर। अब ये चूंकि ओरिजिनल वॉल्यूम है तो साथ में मैं वीओ लगा देता हूँ, मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम। और इस वक्त इसका टेम्परेचर कितना, 20 सेल्सियस है। तो अभी टेम्परेचर कितना हो गया जी, 20 सेल्सियस। आगे वो कहता है व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट 80 सेल्सियस। आपने इसे गर्म किया, जैसे ये अब हमने इसे गर्म कर दिया, तो इसका जो टेम्परेचर था पहले 20 था, अब कितना हो गया, 80 सेल्सियस हो गया। गर्म करने पे ये एक्सपैंड हो जाएगा, फैल जाएगा। अब फैलने के बाद इसका वॉल्यूम क्या होगा, वो ये पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट 80 सेल्सियस, के 80 सेल्सियस पर इसका वॉल्यूम क्या होगा, यानी कि जब वो फैल जाएगा तो फिर इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो ये वाला वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है। आगे, अज्यूमिंग वाटर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज, कि वॉल्यूम एक्सपेंशन का जो कोएफिशिएंट है पानी के लिए वो ये है, उसकी वैल्यू उसने दे दी हुई है। तो अब जो डाटा दिया वो लिखते हैं, बाद में सोल्व करते हैं। पहली चीज जो हमें पता थी वॉल्यूम थी, ओरिजिनल वॉल्यूम 1 लीटर, वो लिख लिया। उसके बाद इसका टेम्परेचर ये 20 सेल्सियस था तो इसे T1 कह दिया। उसके बाद फिर दूसरी वाली वैल्यू T2, मतलब इसका जो टेम्परेचर था वो 80 सेल्सियस था, तो यहाँ पे हमने 80 लिख लिया, ठीक है। T2 आ गया हमारे पास 80 सेल्सियस। उसके बाद कोएफिशिएंट की वैल्यू थी 2.1 10⁻⁴, वो भी हमने लिख ली 2.1 10⁻⁴। आगे इसका यूनिट लाजमी लिखना, उसने यूनिट लिखा हुआ है पर सेल्सियस, तो आप उसे यूं भी लिख सकते हैं, सेल्सियस के ऊपर -1 लगा दे तो वो पर सेल्सियस बन जाता है। मैं ये पहले न्यूमेरिकल में भी बात बता चुका हूँ कि ये जो पर सेल्सियस है बेसिकली ये पर केल्विन के भी बराबर है। तो एक ही बात है, कभी सेल्सियस में लिखा होगा कभी केल्विन में, तो इसमें कोई मसला नहीं है। अब आते हैं फाइंड की तरफ। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने ये करना है कि ये वॉल्यूम कितना होगा इसका फैलने के बाद, तो वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है ना हमारे पास वो ये है, वॉल्यूम इज इक्वल टू वी नोट ओरिजिनल वॉल्यूम 1 प्लस बीटा और चेंज इन टेम्परेचर।
इस फॉर्मूले से वॉल्यूम आ जाएगा, लेकिन इस फॉर्मूले में कुछ चीज़ें देखें मिसिंग है। ओरिजिनल वॉल्यूम तो उसने दिया हुआ है, वी नोट दिया हुआ है, ठीक है, 1 तो 1 नहीं है, बीटा की वैल्यू भी दी हुई है, लेकिन ये जो डेल टी है इसकी वैल्यू नहीं दी हुई, चेंज इन टेम्परेचर, तो वो पहले मालूम कर लेते हैं, फिर इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे। अब चेंज इन टेम्परेचर कैसे आता है? चेंज इन टेम्परेचर आता है दोनों टेम्परेचर को माइनस करके, T2 माइनस T1। T2 हमारे पास था 80 और T1 था 20, तो 80 माइनस 20, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 सेल्सियस। और आपको मैं पहले न्यूमेरिकल में भी बता चुका हूँ कि जब टेम्परेचर का डिफरेंस हम निकालते हैं तो सेल्सियस में भी सेम डिफरेंस आता है और केल्विन में भी सेम डिफरेंस आता है। आप इसे केल्विन में भी लिख सकते हो, 60 केल्विन, या सेल्सियस में ही रहने दें। सेल्सियस में मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि बाकी वैल्यूज जो टेम्परेचर है ना वो भी देखिए सेल्सियस में, और इवन के ये जो कोएफिशिएंट है उसके साथ भी उसने सेल्सियस का यूज किया है, तो इसलिए मैं इसको भी सेल्सियस में ही रहने देता हूँ। बाकी केल्विन में भी जवाब सेम ही रहना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, अब सारी वैल्यूज अवेलेबल हैं, तो लिखते हैं जी नाउ, इसी को यहाँ से उठा के इधर लिख लेते हैं। अब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं, V इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम था 1 लीटर। अच्छा वॉल्यूम ये ध्यान में रख लें, लीटर वॉल्यूम का यूनिट है, और वैसे वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी उसने लीटर में दिया तो लीटर में रहने दे, बाद में जवाब में इसको चेंज कर लेंगे। तो वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1 हमारे पास, फिर ये भी 1 लिखा हुआ है, 1 रहेगा, प्लस बीटा की वैल्यू 2.1 10 की पावर माइनस 4, तो 2.1 10 की पावर माइनस 4 बीटा की वैल्यू आ गई। और चेंज इन टेम्परेचर वो हम मालूम कर चुके हैं 60 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 60। ले जी ये लिख लिया हमने। 1 से मल्टीप्लाई कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 मतलब मल्टीप्लाई होके खत्म हो गया, अंदर क्या बचा, ये वाला 1 बच गया हमारे पास, प्लस अब आपने कैलकुलेटर के ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इस पूरी वैल्यू को, ठीक है, ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, जैसे लिखी है एज इट इज लिख लेना, 2.1 लिखना, मल्टीप्लाई लगाना, 10 लिखना कैलकुलेटर के ऊपर। अब ये पावर लेने के लिए एक बटन होता है छोटा था कैलकुलेटर के ऊपर, आप जब इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये निशान आ जाएगा, ये निशान आगे आगे -4 लिख देना, ये लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना, शुरू में ब्रैकेट लगा के लिखना, फिर क्लोज करके फिर आगे 60 लिख देना। तो ये सारा करने के बाद आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं लिख देता हूँ, आंसर आएगा जी 0.0126, इस तरीके से। अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं ना, दोनों को जमा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.0126। अब ये वॉल्यूम आया लीटर के अंदर, क्योंकि हमने ये वाला जो ओरिजिनल वॉल्यूम था वो भी लीटर में यूज किया था, तो ये वाला भी लीटर में ही आएगा। अब जवाब लीटर में नहीं है, जवाब उसने दिया हुआ सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, तो हमें इससे सेंटीमीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लिखते हैं सिंस, ये चीज़ आपने वैसे 9th क्लास में पढ़ी थी कि 1 लीटर जो है वो किसके बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है, सेंटीमीटर पर क्यूब के बराबर होता है। अब ये जो लीटर लिखा हुआ उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये सारी वैल्यू लिख सकता हूँ, मैं ऐसे ही करूँगा, तो V इज इक्वल टू 1.0126, ये सारी वैल्यू एज इट इज आ गई इस लीटर की जगह, क्योंकि लीटर इसके बराबर है तो लीटर की जगह पे अब आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर पर क्यूब। अब ये 100 जब 1000 डबल के 1000 जब मल्टीप्लाई होगा तो आपका जो पॉइंट है ये 3 वैल्यू छोड़ के पीछे आ जाएगा, ठीक है, तो 1 2 3 3 वैल्यूज ये 2 तक बनती है। आप इसे कैलकुलेटर से भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, या एक सिंपल सी बात है कि ये जो जितने जीरोज होते हैं पॉइंट उतना पीछे मूव कर जाता है, तो 1 पॉइंट अब यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 0 1 2, ये 3 वैल्यूज होगी ना 0 1 2, अब पॉइंट आ गया यहाँ पे और आगे आ गया 6, तो ये जो साथ में था सेंटीमीटर पर क्यूब ये एज इट इज रहेगा। नहीं जी, अब आपका वॉल्यूम आ गया उसी यूनिट के अंदर जिसके अंदर बुक में आंसर है, तो उम्मीद है कि आप ये भी समझ चुके होंगे, सिंपल था, ये रिलेशन याद रखिएगा, या एमसीक्यूज भी आ सकता है कि 1 लीटर किसके बराबर है। तो यहाँ तक आपका सेकंड न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया, मूव करते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड न्यूमेरिकल, इसमें लिखा हुआ है अ स्टील रोड इनिशियली मेजर्ड 2 मीटर एट 20 सेल्सियस। क्या आपके पास एक स्टील की रोड है जिसे शुरू में आपने मेजर किया तो उसकी जो टोटल लेंथ आ रही है वो 2 मीटर आ रही है, तो मान लीजिए ये रोड है स्टील रोड, अभी मैंने इसकी लेंथ मेजर की तो वो आई 2 मीटर, ठीक है, तो 2 मीटर आ गई इसकी लेंथ।
इस लेंथ को हम कहते हैं ओरिजिनल लेंथ, तो एल ओ से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये इस जब ये लेंथ मालूम की उस वक्त टेम्परेचर कितना था 20 सेल्सियस था, तो 20 सेल्सियस पे हमने ये इसकी लेंथ मेजर की। देन हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसकी लेंथ भी इंक्रीज होगी। आगे वो कहता है इफ इट्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज, और अगर इसके फैलने का जो लीनियर कोएफिशिएंट है वो इतना हो, लीनियर कोएफिशिएंट को उर्दू में कहते हैं तुली हरारती फलाव का कोएफिशिएंट, ठीक है। तो 1.2 10⁻⁵ पर सेल्सियस की वैल्यू है, तो ये अल्फा की उन्होंने बेसिकली वैल्यू दी हुई है। लीनियर कोएफिशिएंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आगे वो कहता है व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 100 सेल्सियस, के अगर आप इस रोड को 100 सेल्सियस तक गर्म करते हैं, मतलब अभी मैंने इसे 100 सेल्सियस तक किया गर्म, तो फिर इसकी लेंथ कितनी होगी। तो 100 सेल्सियस तक गर्म करने पर इसकी लेंथ कितनी होगी वो अब आपने मालूम करनी है, ठीक है। तो जो डाटा दिया हुआ वो लिख लेते हैं। लेंथ बताई थी ओरिजिनल लेंथ 2 मीटर थी, वो लिख ली। पहला टेम्परेचर था 20 सेल्सियस, वो लिख लिया। उसके बाद उन्होंने हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया था 100 सेल्सियस तक ले गए थे, तो वो भी हमने लिख लिया, उसे T2 कह दिया। देन उसने हमें इसका कोएफिशिएंट दिया होता है लीनियर कोएफिशिएंट। अब लीनियर कोएफिशिएंट को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे मैं अल्फा लिख देता हूँ, मैंने यहाँ बीटा लिख दिया था। ले जी, तो उन्होंने जो हमें लीनियर कोएफिशिएंट दिया था वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया, वो भी आ गया। फर्दर चलते हैं, तो फाइंड क्या करना है। फाइंड हमने करनी थी इसकी लेंथ, तो वो भी हमने लिख ली कि हमने इसकी लेंथ मालूम करनी है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि लेंथ मालूम कैसे करते हैं लीनियर एक्सपेंशन में, तो वो फॉर्मूला आपके पास ये है कि लेंथ बराबर होती है ओरिजिनल लेंथ ब्रैकेट फिर 1 प्लस कोएफिशिएंट अल्फा और चेंज इन टेम्परेचर डेल टी, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, लेकिन इसमें टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है डेल टी वो हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। तो चेंज इन टेम्परेचर हम कर चुके हैं कई बार पहले न्यूमेरिकल्स में भी। वो कैसे आता है कि पहले इन जो दो टेम्परेचर इनको माइनस कर लें, दूसरे में से पहले को माइनस कर लें। टेम्परेचर T2 था 100 और T1 था 20, तो 100 माइनस 20, इनको जब माइनस किया तो हमारे पास आ गया 80 सेल्सियस। अब मैं ये पहले न्यूमेरिकल में भी मैंने डिटेल में समझाया था कि देखें जब आप टेम्परेचर का चेंज मालूम करते हैं तो वो आप सेल्सियस में भी इसको लिख सकते हैं और केल्विन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेम ही जवाब आता है। चाहे आप इससे पहले इन टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करके फिर चेंज कर लें या डायरेक्ट ही माइनस कर लें, जवाब सेम ही आएगा। तो केल्विन भी लिख सकते हैं और सेल्सियस भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। चूंकि उन्होंने ये जो कोएफिशिएंट है उसमें भी सेल्सियस यूज किया, तो मैं भी इसे सेल्सियस में ही रहने देता हूँ। अब हम इस फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला था हमारे पास L इज इक्वल टू L नोट 1 प्लस कोएफिशिएंट चेंज इन टेम्परेचर। वैल्यूज पुट करते हैं। L तो हमें मालूम करना है, L नोट की वैल्यू ओरिजिनल लेंथ 2 मीटर थी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 एज इट इज, प्लस अल्फा की वैल्यू 1.2 10 की पावर माइनस 5, 1.2 10 की पावर माइनस 5 आ गई अल्फा की जगह पे। और चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में जो तब्दीली थी वो 80 थी, तो यहाँ पे आ गया 80 से कर दिया ब्रैकेट में क्लोज। ब्रैकेट बड़ी लगा ले ताकि छोटे के साथ मिक्स ना हो। अब इस 2 को तो फिलहाल ऐसे ही रहने दें, अंदर वाले हिस्से को पहले हम सोल्व करेंगे। 1 एज इट इज आ जाएगा, प्लस ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको एज इट इज ही कैलकुलेटर पर लिख कर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मैं बता चुका हूँ कैसे लिखना होता है। जैसे ये 1.2 है तो आप भी 1.2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे, 10 लिखेंगे, पावर लेने के लिए ये वाला बटन दबाएंगे और माइनस पावर आ जाएगी, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 80 के साथ। इस तरीके से आपने कैलकुलेटर पे लिखना है। जब लिखेंगे इसको सोल्व करेंगे तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 0.00096। अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इनको प्लस कर लें तो आंसर बन जाएगा 1.00096। अब 2 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हो गया आपके पास जो आंसर आएगा 2.00192। नहीं जी, आपके पास आपकी लेंथ आ गई। इसको थोड़ा आप राउंड अबव करके लिख लें तो आपके बुक जैसा आंसर हो जाएगा 2.00। देखें ये 9 है ना, 5 से बड़ा है, इसको ख़त्म करेंगे तो आगे वाली में 1 जमा हो जाएगा, तो इसमें 1 जमा किया तो ये 2 हो गया। ले जी, आपकी लेंथ आ गई मीटर में, ठीक है। इस तरीके से राउंड अबव आपने 9th में किया होगा, आपको ये आता होगा।
यहाँ पर हमने इसकी लेंथ मालूम कर ली, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। ये जहाँ तक थर्ड न्यूमेरिकल हो गया, आप मूव करते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ। फोर्थ न्यूमेरिकल है, इसमें वो कहता है अ स्टील ब्रिज एक्सपेंड बाय 5 सेंटीमीटर ऑन हॉट समर डे, कि गर्मियों के दिन है और एक स्टील का ब्रिज है, वो ब्रिज मतलब पुल है, वो 5 सेंटीमीटर तक मजीद फैल जाता है। ठीक है, तो ये स्टील का ब्रिज है, गर्मियों के दिन है, तो इसकी लेंथ पहले इतनी थी, मैं निशान लगा देता हूँ, पहले इसकी लेंथ थी यहाँ तक, लेकिन गर्मी की वजह से ये एक्सपैंड कर जाएगा और इसकी लेंथ इंक्रीज होकर यहाँ तक पहुंच गई, मजीद थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। अब कितना इंक्रीज हुआ वो उसने बताया हुआ है, 5 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ इंक्रीज हुई है वो 5 सेंटीमीटर की है। आगे वो कहता है इफ द ब्रिज ओरिजिनली स्पैंड, ब्रिज की जो शुरू में फैला हुआ था जितना, मतलब शुरू में जो उसकी लेंथ थी वो कितनी थी 100 मीटर, तो जो ओरिजिनल लेंथ थी उसकी यहाँ से यहाँ तक वो थी 100 मीटर। व्हाट इज द टेम्परेचर चेंज, आपने ये बताना है कि टेम्परेचर में कितनी तब्दीली आई होगी जिस वजह से जो ब्रिज है वो 5 सेंटीमीटर तक फैल गया। अब जो डाटा दिया पहले वो लिख लेते हैं हमें, तो उसने हमें दिया हुआ था तब्दीली, मतलब कि लेंथ में कितना इंक्रीज हुआ, और उसको हम लिखते हैं डेल एल से, वो है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने हमें ओरिजिनल लेंथ दी हुई थी 100 मीटर, वो भी हमने लिख ली। अब आते हैं इसके लीनियर कोएफिशिएंट पर। अब लीनियर कोएफिशिएंट उन्होंने दिया नहीं हुआ यहाँ पे, लेकिन हमें खुद लिखना पड़ेगा। अब ये हम कैसे लिखेंगे, आपकी बुक में टेबल बना हुआ है जिसके अंदर बहुत सी मेटल्स की लीनियर कोएफिशिएंट लिखे हुए हैं, वो मैं टेबल आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये वो टेबल है और इस टेबल के अंदर देखेंगे ये स्टील है, तो स्टील का कोएफिशिएंट हम यहाँ से देख के लिखेंगे। ये टेबल तो आपको वैसे सारा ज़बानी याद होना चाहिए, लेकिन इस न्यूमेरिकल में चूंकि स्टील को पूछा गया तो स्टील की वैल्यू आप ज़बानी याद कर ले, ताकि न्यूमेरिकल जब आए तो उसमें ये ऐड हो जाए। हो सकता है कि अगले साल जब बुक में थोड़ी बहुत तब्दीली करें तो वो कोएफिशिएंट की वैल्यू दे दें साथ में, क्योंकि 9th में भी ऐसा हुआ था, कुछ वैल्यूज मिस थी तो अगले एडिशन में उन्होंने वो ऐड कर दी। लेकिन अगर वो ऐड कर दें ठीक है, ना भी करें तो आप ये ज़बानी याद कर लें, इसके बगैर सवाल हल नहीं होगा। तो वही कोएफिशिएंट वाली वैल्यू को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना था टेम्परेचर में कितनी तब्दीली आई है जिस वजह से जो लेंथ है वो इतनी इंक्रीज हुई है। तो चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करना है, डेल टी वो एज इट इज रहेगा। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन से पहले अपने डाटा को थोड़ा ठीक कर लें हम। यहाँ पे देखें ये लेंथ मीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो इसको भी मैं मीटर में बदल लेता हूँ। आसान सा तरीका है, सेंटी खत्म करने के लिए 100 पे डिवाइड करते हैं, और जब इसे 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.05 मीटर। अब सब ठीक है, अब आते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। हमने लीनियर कोएफिशिएंट वाले ही टॉपिक के अंदर, यानी कि थर्मल एक्सपेंशन या तूली हरारती फैलाव वाले टॉपिक के अंदर ही हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जो चेंज इन लेंथ है वो बराबर होता है कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर के। ठीक है, अब इसी को यूज करूंगा मैं, इसमें जो वैल्यूज मौजूद है वो लिख देते हैं। चेंज इन लेंथ कितना था वो हमने निकाल दिया 0.05, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.05। ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू 1.2 थी, 1.2 10 की पावर -5। एल नोट ओरिजिनल लेंथ वो 100 थी, तो यहाँ पे 100 आ गया। चेंज इन टेम्परेचर तो हमें मालूम करना, वो एज इट इज रहेगा। अब ये 0.05 भी फिलहाल ऐसे रहने दें। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 0.0012। ठीक है, और ये चेंज इन टेम्परेचर एज इट इज, ये सारी वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो 0.05 के नीचे डिवाइड हो गया 0.0012। ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर। इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 41.666 सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, इसको आप राउंड अप करके लिख सकते हैं 41 पॉइंट, जब आपको पता है 6 चलता जा रहा है तो आप खत्म करके एक वैल्यू इंक्रीज करके लिखते हैं, मतलब ये 6 ऐसे रहने दे, 6 में आप 7 बना के लिख दो। 6 को खत्म करेंगे, आगे वाले में एक जमा हो जाएगा तो 7 आ जाएगा, क्योंकि वो 5 से छोटा था। ले जी, इसे राउंड अप करके आपका आंसर आ गया बिल्कुल एज इट इज जैसे बुक में मौजूद था। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, कहीं पे इशू हो तो आप जरूर कमेंट करें। अच्छा, यूनिट मैंने सेल्सियस लिखा है इसके साथ,
आप इसके साथ केल्विन भी लिख सकते थे, कोई इशू नहीं है। क्योंकि हम जो लीनियर कोएफिशिएंट ले रहे हैं उसमें सेल्सियस है तो सेल्सियस भी लिख सकते थे, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है ना, जब टेम्परेचर चेंज हो रहा हो तो सेल्सियस और केल्विन की रीडिंग सेम हो जाती हैं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ तक आपका फोर्थ न्यूमेरिकल भी हो गया। अब मूव करते हैं फिफ्थ न्यूमेरिकल की तरफ। फिफ्थ न्यूमेरिकल, इसमें लिखा हुआ है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ 2 kg आयरन बार फ्रॉम 20 सेल्सियस टू 100 सेल्सियस। कि आपके पास एक आयरन बार मतलब लोहे की एक बार है, एक पीस है, एक टुकड़ा है, उसका आप टेम्परेचर 20 सेल्सियस से 100 सेल्सियस तक इंक्रीज करना चाहते हैं। तो 20 सेल्सियस से 100 सेल्सियस तक आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहते हैं। तो आपको ये इंक्रीज करने में कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी ये आपको मालूम करना है। ठीक है, तो कितनी हीट आपको प्रोवाइड करनी है ये आपको मालूम करना है। एक और चीज उन्होंने बताई हुई है, गिवन दैट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन इज, आयरन की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो भी उन्होंने दे दी हुई है। तो जो डाटा है वो लिखते हैं। मैथ था 2 kg, वो लिख लिया इस आयरन बार का। तो पहला टेम्परेचर है 20 सेल्सियस, उसके बाद हमने इसका टेम्परेचर कहाँ तक इंक्रीज करना है, 100 सेल्सियस तक। तो वो हमारे पास टेम्परेचर 2 बन जाएगा, 100 सेल्सियस। और उसके बाद बात की जाए तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 450, वो भी हमने लिख ली, साथ में इसका यूनिट भी आ गया। फाइंड की तरफ चलते हैं। तो फाइंड हमने हीट करनी है कि कितनी हीट हमें प्रोवाइड करना पड़ेगी ये टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। देखिए आपने फाइंड करनी है हीट, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये है, हीट बराबर है मैस मल्टीप्लाई स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई चेंज इन टेम्परेचर। इस फॉर्मूले से क्यू आ जाएगा। अब इसके अंदर जो जो चीजें चाहिए वो देखिए, मैस अवेलेबल है हमारे पास 2 kg। उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चाहिए, वो भी अवेलेबल है। आगे आता है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में तब्दीली हमें चाहिए। अब टेम्परेचर में तब्दीली दी नहीं हुई, हमें मालूम करनी पड़ेगी सिंपल इन दोनों को माइनस करके। अब मैं ये चीज पहले भी बता चुका हूँ कि आपने जब भी टेम्परेचर में चेंज मालूम करना हो तो आप अपने टेम्परेचर को केल्विन में बदलो या ना बदलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जवाब सेम ही आएगा। केल्विन में बदल के भी सेम आएगा और सेल्सियस में भी सेम आएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में उन्होंने केल्विन का यूनिट यूज किया हुआ है, तो फिर बेहतर है कि मैं इनको भी केल्विन में बदल के फिर सोल्व कर लूं। तो मैं इसको केल्विन में बदल लेता हूं। कैसे बदलते हैं, इसके अंदर 273 ऐड कर दें और ये आंसर आ जाएगा 293। इसमें भी 273 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 373। अब ये केल्विन में आ गया। अब मैं चेंज इन टेम्परेचर मालूम कर लेता हूँ, उसके बाद भी इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो टेम्परेचर में जो तब्दीली है वो कैसे आती है, दोनों टेम्परेचर्स को माइनस करके, T2 माइनस T1। अब T2 कितना था 373, 373 माइनस T1 हमारे पास है 293, 293। इनको जब माइनस करते हैं तो फाइनली आंसर हमारे पास आ जाता है 80 केल्विन, 80 केल्विन। अब आप देखिए अगर आप सीधा सीधा इनको भी माइनस कर लेते ना सेल्सियस वाले को भी, तो जवाब सेम ही आना था, 100 माइनस 20 80 ही आना था, लेकिन वो सेल्सियस में था। तो उसे आप केल्विन में भी लिख सकते थे, कोई मसला नहीं था। लेकिन चूंकि स्पेसिफिक में केल्विन यूज किया तो मैंने कहा चलो इनको भी केल्विन में चेंज कर लेते हैं, जरा एक सिमेट्री बन जाती है। अब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं नाउ फॉर्मूला ये है कि हीट बराबर है मैस मल्टीप्लाई स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई चेंज इन टेम्परेचर। वैल्यूज पुट करते हैं। हीट इज इक्वल टू मैस हमारे पास था 2 kg, तो मैस आ गया 2, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी 450, 450 आ गया। चेंज इन टेम्परेचर था 80, तो यहाँ पे 80 आ गया। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल सा आंसर आ जाता है 72000। अब हीट है, हीट का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, ठीक है। हीट भी एक एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट जूल आएगा। अब इसको आप साइंटिफिक में भी लिख सकते हो या फिर इसमें प्रीफिक्स भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये देखें ये क्या लिखा हुआ है 72,000, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 जूल। तो मल्टीप्लाई करवा के यही आना ना, लेकिन इसका फायदा क्या है कि इस की जगह पे ये जो 1000 है इसकी जगह पे मैं क्या यूज कर सकता हूँ, किलो लिख सकता हूँ। 1000 किलो के बराबर होता है तो यहाँ पे आ जाएगा किलो जूल, ठीक है। साथ में रेफरेंस दे दें कि 1000 जो है वो बेसिकली किसके बराबर होता है, किलो के बराबर होता है। ले जी, आपके पास जो रिक्वायर्ड हीट थी वो आपने मालूम कर ली,
उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ तक आपका ये 5वां न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हुआ। कहीं भी इशू आता जाए तो आप नीचे कमेंट लाजमी करें, ना आए तब भी कमेंट करके बता दें और फिर वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। 6th न्यूमेरिकल, इसमें लिखा हुआ है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 500 ग्राम ऑफ आइस एट 0 सेल्सियस। क्या आपके पास बर्फ है 500 ग्राम की, तो बर्फ का मैस दे दिया हुआ है उन्होंने 500 ग्राम। आपने इस बर्फ को 0 सेल्सियस पर ही मेल्ट करना है पानी के अंदर, और उसने इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे दी हुई है इसकी, वो ये है। तो जो डाटा दिया हुआ वो लिख लेते हैं। एक तो उन्होंने ये बता दिया कि इस बर्फ का मैस कितना है, तो मैस आ गया 500 ग्राम। उसके अलावा उन्होंने बताया था कि आपने इसको 0 सेल्सियस पर ही रखकर मेल्ट करना है, तो टेम्परेचर आ गया मेरे पास 0 सेल्सियस। उसके बाद बात करते हैं इसके लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उन्होंने दी हुई थी, तो वो भी हमने लिख ली। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उसकी वैल्यू जो उन्होंने दी थी वो हमने लिख ली यहाँ पर। अब आते हैं फाइंड हमने क्या करना है, हमने ये फाइंड करना है कि हमें इनको कितनी हीट देनी पड़ेगी, इस बर्फ को कितनी हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी मुकम्मल तौर पे मेल्ट होने के लिए। अब ये जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा वो हीट बेसिकली मेल्ट होने में इस्तेमाल होगी, अपना टेम्परेचर इंक्रीज करने में नहीं इस्तेमाल करेगी ये बर्फ, इसलिए इसका टेम्परेचर मेल्ट होने तक 0 ही रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिए आपने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाले ही टॉपिक में ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जो हीट है वो बराबर है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मल्टीप्लाई बाय मैस। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप कर सकते हो, या मैस पहले लिखा हुआ था, अभी पहले मैस लिख लिया, मैस मल्टीप्लाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सेम यही फॉर्मूला यूज होना है। इसमें आप देखिए मैस चाहिए, मैस भी दिया हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन चाहिए, वो भी दी हुई है। टेम्परेचर की इसमें जरूरत नहीं है, तो टेम्परेचर दिया तो हुआ है लेकिन उसको यूज ही नहीं करना, तो फिर उसकी वैल्यू को केल्विन सेल्सियस में बदलने की भी जरूरत नहीं है, उसे बस लिखा रहने दें। अच्छा, इसमें मैस का यूनिट है ग्राम, इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम के अंदर, क्योंकि मैस का यूनिट होता है किलोग्राम, तो यहाँ पे ग्राम इस्तेमाल किया हुआ है, तो उसके लिए मुझे इसे 1000 पे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि किलो में 1000 ही होता है, तो डिवाइड करके आ जाएगा 0.5। अब ये बन गया है किलोग्राम। चलें अब इसी फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। नाउ जो Q है वो किसके बराबर है, मैस मल्टीप्लाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हीट बराबर है, मैस कितना था 0.5, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू दी हुई है उन्होंने 3.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर थी 5, 10 की पावर आ गई 5। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 168,000, और चूंकि हीट है तो हीट का यूनिट आ जाएगा साथ में जूल। आप इसमें भी प्रीफिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। 168,000 है ना, तो 168 ऐसे रहने दें, मल्टीप्लाई 1000 अलग से मल्टीप्लाई कर दें, बात तो एक ही है। अब ये जो 1000 है इसकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, किलो, क्योंकि किलो 1000 के ही बराबर होता है, तो यहाँ पे आ गया किलो, साथ में आ गया जूल, जूल आना है। ले जी, इस तरीके से आप क्या जो हीट रिक्वायर्ड है वो भी आ गई। इतनी हीट बर्फ जो है वो एब्जॉर्ब करेगी, फिर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आप ये न्यूमेरिकल समझ चुके होंगे। कहीं पे इशू हो तो आप जरूर कमेंट करें। मूव करते हैं आपके 7th न्यूमेरिकल की तरफ। 7th न्यूमेरिकल, इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली वेपराइज 1 kg ऑफ वाटर एट 100 सेल्सियस। आपने ये, आपके पास पानी है 100 सेल्सियस पर, और इसका जो मैस है वो 1 किलो है। आपने इसे गर्म करना शुरू किया और ये सारे का सारा पानी क्या हो गया, वेपोरेट हो गया। आपसे यही वो पूछ रहा है कि सारे पानी को 100 सेल्सियस पर वेपोरेट करने में कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, कितनी हीट चाहिए होगी, इसको हम कितना गर्म करेंगे कि सारे का सारा पानी वेपोरेट हो जाए। तो जो दिया हुआ डाटा वो लिख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने हमें बताया कि ये 1 kg है, तो इसका मैस कितना 1 kg। उसके अलावा टेम्परेचर हमने कितना देना है 100 सेल्सियस देना है। और फर्दर बात की जाए तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दी हुई थी उन्होंने, वो भी हमने उसकी भी वैल्यू भी लिख ली। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने हीट ही करनी है इसमें। सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दी हुई है तो फॉर्मूला भी वही लगेगा। फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि हीट बराबर है मैस मल्टीप्लाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, इससे पहले न्यूमेरिकल में
फ्यूजन वाली हीट थी तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आया था, अब यहाँ पे वेपोराइजेशन आएगा। वैल्यूज पुट कर दें, सारी वैल्यूज अवेलेबल है। मैथ्स उसने बता दिया 1 kg है तो मैथ्स की जगह पे 1 kg आ जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये दी हुई है 2.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, तो यहाँ पर भी आएगा 6, ये भी आ गया। सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब आप देखिए 1 से मल्टीप्लाई हो गए तो वापस वही वाली वैल्यू आ जाएगी, तो 2.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 वैसे ही आ गया। अब चूंकि हीट है तो हीट का यूनिट साथ में आएगा जूल। अब इसको थोड़ा सा आप और सोल्व कर सकते हैं कि ये जो 10 की पावर 6 है ये कौन सा प्रीफिक्स होता है, ये प्रीफिक्स होता है मेगा, तो इसकी जगह पे हम मेगा भी लिख सकते हैं। तो 2.26 इस वाले 10 की पावर 6 की जगह पे आ जाएगा मेगा, साथ में आ गया यूनिट जूल। लेकिन जी इतने मेगा जूल 2.26 मेगा जूल आपको हीट रिक्वायर्ड होगी इस पूरे पानी को इवेपोरेट करने के लिए। तो इसी के साथ आपके पहले चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 10 के सारे न्यूमेरिकल हो गए। उम्मीद है आप समझे होंगे। कहीं पे इशू आए आप कमेंट करें, अगर समझ आ रही है तो कमेंट लाजमी करें और फिर दोस्तों तक शेयर कर दें वीडियो को। इस चैनल पे आपको मैथ की भी वीडियोस मिलेंगी और भी बहुत सा कंटेंट मिलेगा, तो चैनल पे रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।